खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से पूरी दुनिया के सामने अब ये ड्रामा आ चुका है और ख़ुद भारत के अंदर से भी इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। तो जिन नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनका भी तारुफ़ करवा दें। ब्रिगेडियर मसूद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाकिर सोलंगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाकिर सोलंगी आपका भी शुक्रिया। तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और बाबर गोरसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। बाबर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे और जो साबिक कोर कमांडर हैं इंडिया में रहे हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड HS पनांग, उनका इंटरव्यू आया है रात को और उस इंटरव्यू ने भी बड़ा हल्ला गुल्ला मचा दिया है ख़ुद भारत के अंदर। और वो ख़ुद उनका जो इंटरव्यू है वो भारत की जो जंगी सलाहियत है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो कह रहे हैं कि भारत के पास ये अहलियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़े। कुछ टेक्निकल हम देखते हैं कि ड्रोन, मिसाइल टेक्नोलॉजी या फिर एयर में हमारी कोई बर्तरी नहीं है, ना ही कोई बहरी लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखें कि जनरल पनाग इज़ नॉट द वन। इससे पहले भी बड़े लोगों ने कहा, परवीन सानी अनदर थिंक टैंक है, वो भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। अब आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपा है, जो कल छपा था, उसमें उन्होंने लिखा कि जो 2018 में एक कमेटी इंडिया ने बिठाई थी, पार्लिमानी कमेटी थी, उनकी रिपोर्ट ये थी कि उनके पास जो ऑलमोस्ट 68% जो वेपन्स है आर्म्ड फोर्सेस के पास ओल्ड विंटेज हो चुके हैं। द ओनली थिंग दे सेड कि 8% स्टेट ऑफ आर्ट है, रेस्ट कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर देखें कि उन्होंने राफेल ले लिए हैं, एक चलो वो है, S-400 लाया वो है, लेकिन इसके बाद जो फंड्स आ गए थे, जब चीन 2020 में उनके पीछे चढ़ दौड़ा तो वो फंड्स उधर ट्रांसफ़र हो गए। तो एनीथिंग वो समझते हैं जो कुछ ले चुके थे बस वही है, इसके बाद कोई वो नहीं कर सकें। तो अब सारे कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है। फिर उनको ये भी खौफ है कि पाकिस्तान को सपोर्ट देगा चाइना। और जब भी बात करते हैं साइबर वारफेयर की बात होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के स्पेयर में हम जाते हैं, कहते हैं चाइना जिस तरह इनकी इंफॉर्मेशन फीड करेगा और चाइना की वो कहते हैं कैपेबिलिटीज है, दे विल जैम द इंटायर जो इंडियन सिस्टम है, वो चाहे ATCs हैं, पावर स्टेशन है, ATMs है, रोड नेटवर्क्स हैं, रेलवे स्टेशन है, सारे जैम हो सकते हैं। वो कैपेबिलिटी है वो चाइनीज़ देंगे। और स्पेशली चाइना की एक कमिटमेंट है पाकिस्तान का साथ, स्पेशली 2019 के बाद से, कि हम आपकी सॉवरेनिटी के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे। तो एक तो वो चीज़ है। अब बज़ाहिर देखें कि ये कन्वेंशनल वार इज़ रूल आउट, लेकिन ये पॉसिबिलिटी अब भी है क्योंकि जो हाइप क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से डेलिबरेट एफर्ट्स की गई, एक सिचुएशन है, अब इनके पास फोर्स है कि एक सिचुएशन आपने कोई एक्शन लेना है। सो पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऑफ LOC को जो सीज फायर को ख़त्म कर दें, दे विल गो फॉर ए लॉन्ग रेंज अटरली फायर शायर वगैरह हो, मॉडरेट यूज़, एक वो पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये हो सकता है सो का ड्रामा जो बालाकोट वाला हुआ है, तो अलॉन्ग LOC में कोई कार्रवाई करके कहेंगे कि हमने ये कर दिया है, या दे कैन गो फॉर ए रेड, कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। ये सियाचिन में भी हो सकती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो सकती है, AJK में भी हो सकते हैं। दिवस सिनेरियो में दे में लाइक हो सकता है स्ट्राइक्स करें, मिसाइल्स का बहावलपुर में करें या मुरीद के में जो जिस तरह शुरू में इनके प्लानिंग्स रही है यहाँ पे स्टार्ट करें। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हमारा तरफ से बड़ा एक वाज़ेह मैसेज गया है। एक चीज़ अगर आप फायर होगा यहाँ से उसके 6 गुना यहाँ से जवाब जाएगा। और जिस तरह मैंने पहले बताया, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है। और जिस तरीके से हमने देखें, उनकी कोशिश थी वेस्टर्न फ्रंट पे भी एंगेज रखो, इनको इधर भी एंगेज रखें, लेकिन हमने दोनों तरफ प्रिवेल कर दिया है। और आज फिर ये देखें, थिंक टैंक ये भी मानते हैं जंग अगर कुछ होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइनीज़ ऑलरेडी अंदर आके बैठे हुए हैं। 10,000 किलोमीटर एरिया कैप्चर किया है गलवान में। और इसके बाद कश्मीरी कभी इनका लॉजिस्टिक चलने नहीं देंगे इनसाइड जम्मू एंड जो इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। आज अभी आपने देखा गुरपतवंत सिंह ने कहा पंजाब के अंदर से हमने गुजरने देंगे, तो वो ऐसी सिचुएशन है। वेपन्स एंड इक्विपमेंट नहीं है। आपने देखा कि एयर चीफ ने कहा है कि भाई मेरे पास जहाज़ नहीं है। ही इज सपोज टू हैव 42 स्क्वाड्रन, अभी एट प्रेजेंट 30 है
और 30 भी डिवाइड है, आधे चाइना के अगेंस्ट है, आधे पाकिस्तान के अगेंस्ट। सो दे आर नॉट इन ए पोजीशन। लेकिन ये है इस तरह पंगा लेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान से जवाब जाएगा वो मैं कहता हूँ मोदी साहब की कल्पना में भी नहीं होगा, उनको जानकारी भी नहीं होगी उनके साथ क्या हुआ है। उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हैं। हमें एक क्विक ब्रेक लेनी है और उसके बाद एक और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब जौहर सलीम ने। जौहर सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। जौहर सलीम साहब, गुफ्तगू हम कर रहे थे इसी हवाले से, जो करारदाद आई है यूएन के अंदर, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा एक प्रोएक्टिव जो है वो वहाँ पे डिप्लोमेसी पाकिस्तान के काम आई है और ये पाकिस्तान की सिफारती सतह पे आपके ख्याल में कितनी अहम कामयाबी है? क्योंकि जिस तरह से भारत वहाँ पे करारदाद चाह रहा था वो उस तरह से नहीं आई, मुतनाज़ा इलाका, वो सारी चीज़ें उसमें आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, जो अभी वहाँ पे रेजोल्यूशन हुआ है उसमें एक तो खैर बहुत सा फ़र्क है जो पुलवामा पे हुआ था और जो इस पे हुआ है ना। इसमें एक तो खैर उन्होंने जहाँ पे ये कहा है कि जी वो सब मुल्क ताउन करें, तो वो तो उन्होंने रेलेवेंट अथॉरिटीज़ का इंडिया का नहीं जिक्र किया उस तरह से। फिर उसी तरह लास्ट वाला जो पुलवामा का था उसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया था इन पर्टिकुलर, इसमें उस तरह से नहीं है और लैंग्वेज जनरली माइल्ड है उसके मुकाबले में रिलेटिव टू दैट। अब ज़्यादा टेररिज्म को तो पूरी दुनिया कंडेम करती ही है, वो तो क्लियर है वो जो उन्होंने कहा है उस पर। और उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये भी तौजीह कर दी है कि जी उसके मोटिवेशन वगैरह कुछ भी हों, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी कुछ कमेंट्स में अभी पिछले दिनों ही चैनल्स पे कह भी चुका हूँ कि इस पर तो दुनिया ऑलमोस्ट मुत्तफिक है इस वक्त ना। बिल्कुल। अच्छा, अब जो अहम चीज़ है यहाँ पे, एक तो पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, सो दैट मेक्स अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस। दूसरा फिर ये भी है कि दुनिया को ये भी पता है कि पिछले दिनों देखें जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है और वो जिस तरह से वो तो इससे भी बहुत बड़ा वाक़या था और उसमें दुनिया को पता है कि उसमें उससे पहले भी इंडिया जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट की जो है हमने भी बात की है। उससे पहले वो जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं बहुत सारे मुल्कों में उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है। तो इंडिया भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही वो क्लीन है और आके वो जो है, बल्कि इंडिया ने वो सेलिब्रेट किया है उसको एग्जैक्टली इंडियन मीडिया में और वो सारा जो है, और उन्होंने कहा जी ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं और सारा इस तरह। तो उस लिहाज से भी अच्छा कि इस रेजोल्यूशन में वो भी आ गया कि जी देखें वो अगर जो है ना आप उसको ये नहीं कि आप एक टेररिस्ट एक्ट को तो एक नाम दे दें और दूसरे को आप मुख्तलिफ दे दें। वो जो इंडिया कह रहा था ना बेसिकली कि अपना वो जो है एक हिपोक्रेसी दिखा रहा था, तो वो भी हुआ। तो बिल्कुल ये आई थिंक, और मैंने अपने बहुत से कमेंट्स में रिसेंटली ये कहा था कि क्योंकि मुझे बहुत सी जगह पे उन्होंने पूछा मेरे वो प्रोग्राम्स में कि जी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नज़र नहीं आ रही, तो मैंने कहा आप देखें अगले दिनों में आपको ये नज़र आएगी और अभी भी डिस्क्रीट डिप्लोमेसी जारी है। तो ये उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। फिर ये देखें कि अब जिस तरह वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की कॉल्स जो हैं आई हैं इंडिया को भी पाकिस्तान को भी, अब ईरान ने मीडिएशन की या फैसिलिटेशन की ऑफ़र की है। तो ये सारी डिप्लोमेसी जो उनसी है वो अगले दिनों में हम इससे भी ज़्यादा देखेंगे। आप शायद ये भी देखेंगे स्पेशल एनवॉयज़ भी शायद जाएँ दूसरे मुल्कों में और ज़ाहिर है उनको जो है ना हाईएस्ट लेवल पे ब्रीफिंग्स करने के लिए। तो बिकॉज़ ये बहुत आम है कि दुनिया के सामने हम इंडिया का ये चेहरा लेके आएँ कि एक तरफ से वो खुद टेररिज्म में मुलविस हैं और दूसरी तरफ जो है फिर वो जो पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं जिस पे कोई सबूत भी उस तरह का नहीं है, जो है ना कोई इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है। और ये चीज़ें इंडिया के अखबारों में भी आ रही हैं, उनके अपने एनालिस्ट भी कई कह रहे हैं और इंटरनेशनल, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है वो एक जगह पे उन्होंने जो है ना एक जर्नलिस्ट ने कोट किया एक डिप्लोमेट को जो इंडिया की ब्रीफिंग से निकल के आ रहा था, जो फॉरेन ऑफिस में उन्होंने ब्रीफिंग की। तो उसमें उसने कहा जी ब्रीफिंग में उन्होंने ज़्यादा जो दिखाया, क्योंकि उन्होंने भी फॉरेन ऑफिस ने उन्होंने ब्रीफिंग एक की थी, उधर 100 से ज़्यादा डिप्लोमेटिक मिशंस हैं। तो उसने कहा कि जी इंडियंस हमें कह रहे हैं कि जी सिर्फ पास्ट पैटर्न्स की बेसिस पे जो है वो इतना कोई सख्त एक्शन लेने चाहते हैं, जबकि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है इस वक्त।
तो बिल्कुल आई थिंक कि इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे से आगे। गोया जौहर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि उस तरह से बाय नहीं कर रहे जिस तरह से पहले बाय किया जाता था इंडियन प्रोपेगेंडे को। ये जो कुछ हो रहा है अब दुनिया को पता चल रहा है, आलमी बरादरी को पता चल रहा है कि भारत क्या कर रहा है। आप देखें कनाडा और अमेरिका के अंदर जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमाओं के साथ उन्होंने किया है, वो उसमें आप देखें 5 आइज़ ने जो इनके हवाले से रिपोर्ट दी है, तो ये बड़ी एम्बेरसमेंट बन रही है इंडिया के लिए। देखिए उनके क्रेडेंशियल्स कोई किसी तरह से भी इम्पेकेबल नहीं है इसके ऊपर, वो खुद जितना मुलव्वस रहे हैं। फिर देखें अजीत डोवाल के हम सबको पता है उसके इस पे बड़े क्लियर इंस्टांसेस हैं जहाँ पे उसने कहा कि हाँ जी हम जो है बिल्कुल ये जहाँ पे होगा ज़रूरत तो इस्तेमाल करेंगे, ये जो है ना विल मेक पाकिस्तान ब्लीड। और वो जहाँ उन्होंने कहा कि अगर वो एक मुंबई करेंगे तो हम बलूचिस्तान जो है ना मेक श्योर करेंगे वो लूज़ कर जाएँ। और किस तरह ज़ाहिर है टेररिज्म करवाते हैं वहाँ पर। तो बिल्कुल ये जो है अब, लेकिन इसको हमें और भी उजागर करने की ज़रूरत है ज़ाहिर है। और अगले दिनों में इंशाल्लाह हम बहुत ही इंटेंस डिप्लोमेसी इस पे देखेंगे, अब जिसमें कि अब हम एक बिकॉज देखिए दुनिया के सामने एक ऑब्जेक्टिव जो है ना पिक्चर आनी चाहिए, एक बायस पिक्चर नहीं आनी चाहिए जो कि इंडिया पूरी दुनिया के सामने मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और यही कुछ साबित किया था वो जो ईयू की डिसइन्फो लैब है, उसने भी यही कहा था 2020 के अंदर कि इतनी जाली वेबसाइट्स, जाली स्पीकर्स, मरे हुए लोगों के प्रोफाइल बना के और वो लेक्चर्स और वेबिनार्स और सेमिनार करते थे और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में दुनिया का मैसेज इंडिया को ये होना चाहिए कि आपको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करने की ज़रूरत है जो है ना। और आपको अगर जो है जो वहाँ पे एक एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर हुआ है तो उसको फिर आप जो है ना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद कोई एविडेंस बेस्ड चीज़ें उसमें से निकलनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही जो है इल्ज़ाम लगा दें पहले और उसके बाद फिर आप जो है इस किस्म के जिस तरह के उन्होंने एक्शंस लिए अभी तक देखें ना, इश्तियाल अंगेज भी हैं और नॉट जस्ट प्रोवोकेटिव, बल्कि वो ऐसे हैं जो कि एक स्पायरल ऑफ एस्केलेशन जो है उसकी तरफ लीड कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी कर दिया है। तो इसलिए आई थिंक इस वक्त डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। एंड इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले दिनों में कि ये जो डिप्लोमेसी हमारी अपनी डिप्लोमेसी और जो बाकी जो हमारे दोस्त मुल्क हैं और जो ये इस तरह के इदारे हैं दुनिया में, यूनाइटेड नेशंस है, OIC का प्लेटफॉर्म है और बहुत से अब जो है मल्टीलैटरल फोरम जिस तरह आप इवन SCO को इंशाल्लाह और दूसरे भी सारे, उसमें आप देखेंगे ये कोशिशें इस चीज़ की कि इंडिया को थोड़ा सा वो उस तरफ लेके आएँ कि डी एस्केलेशन की तरफ लेके आएँ। और जो भी चीज़ें हैं देखें वो एक पीसफुल डायलॉग के थ्रू हल होनी चाहिए, ना कि इंटिमिडेशन और फेयर के क्लाइमेट में ये। लेकिन जौहर साहब जो डिप्लोमेटिकली इस वक्त हमने एक रास्ता अपनाया हुआ है, आप समझते हैं कि एक दुरुस्त रास्ता है, हम इंगेज कर रहे हैं ईरान से भी हमारी बात हुई, सऊदी अरब से भी हो रही, चीन के साथ भी हो रही, डिप्लोमेटिकली हम एक बिल्कुल सही रास्ते पे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो हमारी डिप्लोमेसी है, देखें डिप्लोमेसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है किसी मुल्क की। और हमारे मुल्क में तो क्योंकि खसूसन हम एक बड़ी हॉस्टाइल नेबर से हमें बल्कि जो है सिर्फ एक नहीं कई बार हमें ज़्यादा तरफ से मुश्किलात आती हैं, तो उसमें डिप्लोमेसी बहुत ही अहम हो जाती है। और वो इसलिए एक बड़ी वाइब्रेंट, रोबस्ट और डायनामिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे अगले दिनों में वी विल सी दैट टेकिंग प्लेस। और अभी भी जैसा मैंने कहा डिस्क्रीटली बहुत सी डिप्लोमेसी चल रही होती है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती उस तरह से। तो लेकिन जो अहम चीज़ है सबसे ज़्यादा वो ये है कि इस वक्त ये जो स्पायरल ऑफ एस्केलेशन इंडिया ने शुरू की है दुनिया की कोशिशों से और इंशाल्लाह हमारी कोशिशों से, वो डी एस्केलेशन की तरफ जानी चाहिए, ना कि कोई ऐसी चीज़ों की तरफ कि जिससे इस रीजन की सलामती को और दुनिया की सलामती को ख़तरा लाक हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आपने बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान हमेशा से अपने पड़ोसी ममालिक के साथ भी अमन का ख़्वाह है और उसने पूरे में जो है वो अमन के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो जौहर सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने बाकी पैनलिस्ट के साथ हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। मलिक साहब, एक तो हम बात कर रहे थे कि एक पूरा एक इंडियन मीडिया ने माहौल बनाया जंग का, और उसके बाद वो बड़ी बड़ी चीखें मार के आते हैं और जब कंटेंट आता है तो उसके बाद वो लगता है कि जैसे वो बौखलाए हुए हैं। और उन्होंने एक जंगी माहौल बनाया है, पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और बाद में फिर वो
खुद ही कहते हैं कि जी टेक्निकली तो हम इतने मजबूत ही नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जवेद साहब। देखिए भारतीय जो क़यादत है वो बौखलाहट का शिकार है। आप देख सकते हैं कि खित्ते के अमन को तहवाला करने के लिए जितनी कंस्पेरेसी उनकी थ्योरीज है वो पूरी तरह नाकाम हो गई, और जिस तरह बेहुदा मन घड़त इल्ज़ामात पाकिस्तान पे इस तरह के इस ऑपरेशन के हवाले से लगाया गया, तो आप समझें कि भारत के अंदर से जिस तरह हमने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा कि आवाज़ें उठना शुरू हो गई। एक तो यह है कि उनकी जो सीनियर तरीन साबिक क़यादत अस्करी, उन्होंने जंगी सलाहियत पे जो उनके सवालात उठाए वो बहुत चशमकुशा हक़ाइक़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको उन्होंने बयान किया। तो एक तो यह है कि इस इलाकाई जो अमन है, इस्तेकाम है, पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि इस खित्ते में अमन हो, पीस हो, स्टेबिलिटी हो, उसको सबताज करने के हवाले से भारत ने हमेशा पड़ोसियों वालों में बिलखसूस पाकिस्तान में जो बराह रास्त टेररिज्म है, इंतहा पसंदी है, उसमें उसके नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद है वो आलमी सतह पर भी सामने आए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर दी है, बैनुल-अक़वामी बरादरी को बावर कराया कि किस तरह पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के हवाले से भारत जो है इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं और इस तरह की जो जाहिरियत पसंदी और इस तरह के जो अक़दामात है, तोसी पसंदाना जो उनके अज़ाइम और दीगर मामला, तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में जो एक ताउन की पेशकश की है, तो एक ज़िम्मेदार स्टेट होने का एक सबूत भी पाकिस्तान की क़यादत ने दिया है कि पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, और भारत के उन इल्ज़ामात का ये एक मौसर जवाब भी है कि पाकिस्तान उस तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत की तरफ से उस जिस तरह के इस पेशकश के बाद भी जिस तरह के उन्होंने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, तो इससे आप देख सकते हैं कि जो खित्ते का जो अमन है वो उसके लिए खासी सवालात जो है पैदा हो गए हैं। और ओवरऑल जो बैनुल-अक़वामी कोशिशें हैं, जिस तरह चीन है, अमेरिका है, दीगर ममालिक है, सऊदी अरब की तरफ फॉरेन मिनिस्टर का फ़ोन आया, आज चीन के वज़ीर ख़ारजा से नायब वज़ीर-ए-आज़म की बात हुई है, तो आलमी जो ताकतें हैं वो भी चाहती हैं कि इस खित्ते में जंग ना हो, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। और दूसरी ये है कि ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो इस खित्ते में पॉवर्टी है, नौखानगी है, जहालत है, दीगर मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, और भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि करोड़ों लोग जो है ख़त्े गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो उनके वसाइल हैं वो असले की भरमार और इस तरह जिगर जो एक खित्ते में एक ताकत का तवाज़न है उसको बिगाड़ने के हवाले से जितने भी उनके इस तरह के इक़दाम हैं वो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। और पाकिस्तान की क़यादत ने देखें हमेशा पाकिस्तान के जो दिफा है इसको नाकाबिल तस्कीर बनाने के हवाले से हमारी जो सिपह सलार है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किए कि हमारी जो अमन पॉलिसी है, हमारी जो अमन पॉलिसी है उसको कमज़ोरी न समझा जाए। शाकिर सोलंकी साहब, एक तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहदा है, इस हवाले से जो एक बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम उठाया है भारत ने, उस पर एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ किया है पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से, और पाकिस्तान ने कहा है, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ ने, कि इसे इक़दाम जंग तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान हक़ महफूज रखता है, फिर भरपूर ताकत के साथ इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में बहुत मजबूत पैगाम दिया और उसको भी इंडियन मीडिया बड़ा उस पर बात कर रहा है कि उन्होंने कहा है कि ये सिंध का हक़ है, सिंध ये पानी जो है ये सिंध का हक़ है, इसमें या सिंध का पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून बहेगा। बिल्कुल जावेद साहब, पानी सिंध दरियाए सिंध का जो है उस पर सिंध का ही हक़ है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जो टेल वाले होते हैं उनका पानी पे हक़ होता है। वैसे दरियाए सिंध कोई भारत से तो निकल नहीं रहा, तिब्बत से निकल रहा है, चाइना से गुज़र रहा है, भारत से गुज़र रहा है, तो भारत कैसे रोक सकता है पानी। और दूसरा ये है कि अक़वाम जो वर्ल्ड बैंक इसका ज़ामिन है ज़ाहिर है इस मुआहदे का, और वर्ल्ड बैंक के साथ भी रुजू करेगा पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि यकतरफ़ा तौर पर कोई भी फ़रीक इस मुआहदे को नहीं तोड़ सकता, खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अगर इस मुआहदे को छेड़ा जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, तो दोनों फ़रीक़ैन बैठेंगे, सालिस बैठेगा और उनकी मौजूदगी में ये मुआहदा तोड़ा जा सकता है। तो ये सिंध के सिंध में कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी नाराज़ थी, वो वज़ीर आज़म ने मसला हल कर दिया, और उसके बावजूद कैनाल्स के इशू के बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी सिंध की अवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है इस सिंतास मुआहदे के हवाले से, भारत के साथ कशीदगी के हवाले से, और वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होगा हम उनके साथ खड़े हैं और हम किसी भी सूरत भारत को जो है पानी रोकने नहीं देंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त की, और उसमें हमने देखा है कि एक बेमिसाल किस्म का इत्तेफाक सामने आया है। बाबर गोरसी, हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा, तमाम जो अपोजिशन है उन्होंने कहा कि हम
बहरहाल सब इकट्ठे हैं। अगर एग्रेशन की बात आती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हम सब इकट्ठे हैं। तो एक भरपूर मैसेज गया है। देखें, दुनिया को पाकिस्तान की आवाम ने एक इसलिए क्लियर मैसेज दिया है, उन्होंने कहा कि कोई भी सूरत हो, हम इंटरनल हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं। देखिए, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अब जब मुल्क की सलामती की बात आ जाती है तो आपने देखा तमाम हमारी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इकट्ठी हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस वक्त मसला क्या है, कि एक पॉलिटिक्स है या क्या। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की सलामती का मसला है और तमाम लोग उसमें, मैं तमाम जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी लीडरशिप है उनको अप्रिशिएट करूँगा और करना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब जब पाकिस्तान भारत की जंग की बात की जाती है तो आपने देखा है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी एक जंग है, जिसमें आप देखेंगे जो पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो मीम्स बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। और उससे भी आपने देखा है कि भारतीय जो मीडिया है वो देख रहा है कि जितने हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान फ़लस्तीन है तो इसलिए पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सबसे, जो दुनिया की टॉप 10 मुसल्ह जितनी भी अफवाज हैं उनमें से नंबर तीसरे या चौथे नंबर पर आती है। तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी पाकिस्तान की फ़ौज की कैपेसिटी कितनी है। तो आप इस वक्त देखें कि जो भारत है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ पाकिस्तान को, बेसिकली उसका मकसद ये है कि किस तरह डिस्टेबलाइज़ करे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त भारत जो है आइसोलेट होता जा रहा है। आप देखें कनाडा के साथ उसके ताल्लुकात को देख लें, आप देख लें दूसरे भूटान के साथ देख लें, मालदीव के साथ देख लें, नेपाल के साथ देख लें, श्रीलंका के साथ देख लें, इवन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, वो आइसोलेट हो रहा है। और पाकिस्तान इन तमाम जगहों पर अपनी जगह बना रहा है, और उसका क्रेडिट जो है यकीनन जो मौजूदा लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर भी हैं, उनको जाता है। और इसके साथ साथ आपने देखा जो हमारी आवाम है वो मुसल्लह अफवाज के पीछे इस तरह खड़ी होगी जिस तरह के सीसा पिलाई दीवार की तरह, कि जहाँ पे जंग अगर होगी तो अवाम पहले होंगे। तो इसलिए अब ये भारत जो है उसको ये था कि इनके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत सी चीज़ें हैं, शायद हम ये मौका बड़ा अच्छा है, हम इसको पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उनको बहुत सी तवक्कुआत थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, अमेरिका से, कि वो शायद आएंगे और उन्होंने स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने खुद बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा दोनों का देरीना मसला है, दोनों आपस में हल करें। तो इसलिए अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में है। और ये मलिक साहब फ्रस्ट्रेशन भारत को ये भी है कि पाकिस्तान ने यहाँ फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ बड़ा भरपूर कार्रवाई की है, और देखें दहशतगर्दी में कमी आई है, BLA के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर दहशतगर्दों को ख़त्म किया, लोगों को रिकवर किया। ये भी एक बहुत बड़ी जो कामयाबियां हैं फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़, जिसको वो स्पॉन्सर कर रहा है, जिसकी वो मदद कर रहा है। तो ये भी काज ऑफ कंसर्न है उनके लिए। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया कि जो काउंटर टेररिज्म की हमारी स्ट्रेटजी है वो बहुत कामयाबी से जारी है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड बड़े कामयाब ऑपरेशन हुए हैं, और जो दरअंदाजी की कोशिशें हैं उसको मुकम्मल तौर पर बनाया हमारी आर्म फोर्स ने, हमारी सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इदारे हैं हमारे, तो ये भी एक बौखलाहट का एक शाखसाना आप समझ लें कि उनकी जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं पाकिस्तान में, एक तो यह है कि वो रंगो हाथ, तो इससे पहले आपने देखा कि कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारे पास वो मौजूद हैं। तो जितने भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से उनकी कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं वो बुरी तरह नाकाम हो गई है, और पाकिस्तान में जो अमन है, जो तरक्की है, जो खुशहाली है, वो भारत को हजम नहीं होती है। देखिए पाकिस्तान के जो सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ बढ़ती सियासी और सफारती तल्लुकात हैं, हालिया प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे हैं, और आलमी सतह पर जो सरबराहान के पाकिस्तान में आमद गुज़श्ता दिनों में बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, इस लेवल की जो क़यादत पाकिस्तान आ रही है, तो पाकिस्तान एक महवर मरकज़ है आलमी सफारतकारी का। तो भारत की शुरू से एक कोशिश रही कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आइसोलेट किया जाए, वो उनकी साजिश भी नाकाम हो गई। अब जो दूसरी जो इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से बिलखुसूस जो बलूचिस्तान में और हमारे KPK और दीगर इलाकों को टारगेट कर रहे थे, और जो उनकी एक स्टेट लेवल पे स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो एक हिकमत अमली है, जो रॉ का एक गोल है, जो नस्बुल है ना उनका, अब उसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अमन भी दोबारा वापस लौट रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी बाहर से हो रही है, इसी तरह सफारती जो तल्लुकात है उनमें बहुत बेहतरी आ रही है, और जो हमारी फोकस्ड अप्रोच है इस वक्त
कि जो स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक जो रिवाइवल है, तो भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो अब ये भी आप देख सकते हैं कि जो आलमी सतह पर FDI के हवाले से और जो बैन-अक़वामी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है, जो बड़े बड़े वफूद पाकिस्तान आए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो इस हवाले से भी यकीनी बात है कि भारत की आंखों में ये खटकेगा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी और मुआशी तौर पे जो इकनॉमिक इंडिकेटर हैं, जो आलमी मालियाती इदारों का एक जो हमने इत्मीनान हासिल किया है, वो भी मैं समझता हूँ कि मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी जो शबाना रोज़ कोशिशें हैं, उसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी मुस्बत जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं। तो अब उनका मेन मकसद तो यही होता है कि जी दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान में खौफ व हरास पैदा किया जाए, ताकि जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान ना आएँ, और इस हवाले से एक अनरेस्ट पैदा की जाए। तो देखिए, इससे न सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा रीजन, पूरा जो इलाका है वो मुतासर होता है। और यही उनका एक जो जंगी जुनून और जो जहरियत पसंदी के जो उनके अज़ायम हैं, बिलखुसूस के वो तोसीब पसंदाना अज़ायम जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं, उसमें वो कभी भी नाकाम, पूरी तरह नाकाम होगा। और हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो भी आपने शुरू में रिमार्क्स में की है कि हमारी जो सियासी क़यादत है उसने बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है, एक सियासी विजडम का सबूत दिया है कि जो सियासी इख्तलाफात है उसको बलाए ताक रखती है, मुल्क की जो सलामती है, इंटेग्रिटी है, उस हवाले से एक बड़ा वाज़ेह मैसेज भारत को गया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो हमारी आर्म फोर्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी जो सियासी क़यादत है, तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, ऐसी सूरत हाल में जबकि एक जंगी कैफियत भारत ने एक यानी कि मीडिया की हद तक पैदा कर रखी है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत ने बहुत सियासी और इसके साथ साथ हमारे जो बयानात वज़रा की जानिब से आए हैं, शाकिर सोलंकी साहब, मैं चाहूँगा इस पर भी आप बात करें कि वज़ीर दिफ़ा ने भी ये कहा, वज़ीर ख़ारिजा ने भी ये कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने, इसके साथ साथ तिलाल चौधरी ने, मोहसिन नकवी ने, मुसलसल हनीफ अब्बासी मुसलसल यही कह रहे हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, अगर भारत ने शरारत करने की कोशिश की तो हम फिर रिटेलिएट करेंगे, और हम रिटेलिएट उस अंदाज से करेंगे कि भारत को फिर उसकी तवक्को भी नहीं होगी। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर भारत कोई गलती नहीं करता तो पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। बिल्कुल, आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि पानी बंद करना हम समझेंगे कि ये ऐलान जंग है, एक बात। और दूसरी, तमाम वज़रा ने भारत को मैसेज दे दिया हुआ है, वज़रा एक ज़िम्मेदार ज़ाहिर है हुकूमती अहदेदार हैं, कि भारत ने अगर पहल की तो हम उसका 6 गुना ज़्यादा ख़तरनाक जवाब देंगे अगर पहल हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। इस वक्त देखना ये है कि पाकिस्तान वाकई जिस तरह मंजूर मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई मईशत बेहतर होने लगी है। मईशत बेहतर होने का सबूत ये है कि भाई आपकी 7-8 रुपये बिजली वज़ीर आज़म ने कम करने का ऐलान कर दिया, बिजली की कीमतें। आपकी मईशत बेहतरी का ये सबूत है कि आपका PIA 20 साल में पहली दफ़ा मुनाफा बख्शेदार बना है, 26.2 अरब रुपये 2024 में मुनाफा दिया है। तो ये मईशत बेहतर होना ये भारत के लिए ज़ाहिर है ये उसको आँख में एक चुभता है कि भाई पाकिस्तान बेहतरी की तरफ क्यों जा रहा है। और दूसरा जो आपने मिसाल दी कि भाई फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें पाकिस्तान को बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं, और आज भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हुई हैं फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़। तो ये भी भारत नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो और पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान को बदनाम करना है आलमी सतह पर। इसी तरह के वाक़यात करके पुलवामा का वाक़या किया, उड़ी का वाक़या हो, पठानकोट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, पार्लियामेंट पर हमला हो, बहुत सारे और वाक़यात हैं। इन सारे वाक़यात के इल्ज़ाम तो लगे हैं लेकिन सबूत एक के भी पेश नहीं कर सका। तो ये भारत की नाकामी है, और मेरा ख्याल है इसमें भी इस बार भी जो है बड़े पैमाने पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। इंटरनेशनल जो आलमी मीडिया है उसने उस तरह की कवरेज नहीं दी, उसने इसको एक नॉर्मल एक खबर के तौर पर रिपोर्ट किया है। बाकी कोई हल्ला गुल्ला कोई नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भाई ये ड्रामे पहले भी करता रहा है और ये भी ड्रामा किया हुआ है। और ये तो ख़ुद भी अभी उनको लोग कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को आप मरवा रहे हैं, और उसके तनाजुर में ये सिंतास मुआहदे को ख़त्म करना या फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हरकतें उन्होंने शुरू की हैं, इससे साबित हो रहा है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। देखिए, जो इंडिया जितने भी इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं वो पहले से ही करता है, और प्लान भी उस वक्त करता है कि जब आप देखें कोई डिग्नेटरीज़ वहाँ पे आती हैं, जिससे पहले भी आपने देखा। और दूसरा, इन्होंने कश्मीर में जानबूझकर किया है इस तरह
ताकि चूँकि पाकिस्तान का और कश्मीरियों का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक इसको जो है प्लेबिसाइड के ज़रिए जो है इसको हल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडियन क़यादत है वो नहीं चाहती कि इसको हम हल करें। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर प्लेबिसाइड होता है वहाँ पर इस्तिस्बाब राय होती है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो जितनी भी मेजॉरिटी है वो मुसलमान है या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यकीनन या वो पाकिस्तान का साथ देंगे, तो इसलिए वो आज तक उसके ऊपर अमल नहीं कर सका। दूसरी बात यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की जितनी तंजीमें हैं वो भी तो आज तक जो है दहशतगर्दी की डेफिनेशन नहीं कर सकी कि दहशतगर्दी क्या है, क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन या अपने हक़ के लिए लड़ना दहशतगर्दी है या ऐसी दहशतगर्दी है कि जो दूसरी लोग आगे इंटरवीन करें। आज तक वो इसका भी जो है इनके ऊपर भी आप देखें जो ह्यूमन राइट्स की जितनी तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट के चैम्पियन हैं, जो ममालिक हैं, वो आज तक इसका फ़ैसला नहीं कर पाए। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है और दूसरा आप देखें ईस्ट तैमूर का मसला हल हो जाता है, इसी तरह साउथ जो सूडान है उसका मसला हल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो दुनिया जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि वो फ़िरकों के ऊपर भी जो है वो इस वक्त अच्छा, जो ये है इसमें एक अहम बात आपने की जी। मलिक साहब, मैं आऊँगा आपकी जानिब। मसले कश्मीर जो है ये दरअसल असल मामला है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान, और भारत बार बार हमेशा से ये इसको डिनाई करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस वाक़े ने एक बार फिर इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है क्योंकि भारत तो पूरी दुनिया को बता रहा था कि ये तो बड़ा पुरअमन इलाका है। फिर हमने देखा कि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के जो मासूम और निहत्ते मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई, ये गोया आप देखें 370 को आप देख लें, आर्टिकल 35A को देख लें, ये सब कुछ करने के बावजूद आज भी मकबूजा कश्मीर का जो नौजवान है, जो उनके बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपने हक़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है और हाईली कमेंडेबल है कि तमाम तर रियासती दहशतगर्दी, रियासती वसाइल और अंधाधुंध देख सकते हैं जो लाखों अफवाज वहाँ डिप्लॉयमेंट है और जदीद तरीन दुनिया का जो असला है वो भारत वहाँ मकबूजा कश्मीर में लोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद उनके पाए इस्तक़लाल में आज तक लग़ज़िश हमने नहीं देखी है। आप ये देख सकते हैं कि भारतीय अफवाज का जिस दिलेरी से ये कश्मीर के हमारे जो मुजाहिद हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं मासूम, जो जिस मुकाबला कर रहे हैं, ये एक तारीख़ रकम उन्होंने कर दी। और आप देख सकते हैं कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है, जिस तरह आपने कहा ना कि बुनियादी दरीना जो मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामी कशीदगी, तनाव और चपकलश, उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर। और देखिए पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के हवाले से बहुत ही इफ़ेक्टिव डिप्लोमेसी की है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, तमाम सियासी जमातों का एक तो कंसेंसस है कश्मीर के हवाले से और बिल्कुल यकसुई पाई जाती है, इस पर कोई दो लाइन नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं है। तो तमाम सियासी क़यादत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले को उजागर किया और यही वजह है कि जो कश्मीर का मामला है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर एक फ्लैश पॉइंट है। तमाम तर भारत के हथकंडों और उनकी जो रवायती एक जिस तरह की उनकी एक हिकमत अमली है, उसके बावजूद इस मसले को वो दबाने में बुरी तरह नाकाम हुई है। और आप ये देख सकते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में हालांकि वहाँ पर जिस जो पाबंदी है मीडिया पे, अब लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मज़ालिम है उसको उजागर करने में वहाँ के नौजवानों का बड़ा एक रोल है। और आप देख सकते हैं कि 90,000 से ज़ायद जो लोग हैं वहाँ पर शहीद किए जा चुके हैं, कितनी ख़वातीन हैं जो हज़ारों लाखों की तादाद में बेवा हो चुकी हैं। तो इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि एक एक घर से कई देखें वहाँ से जो लाशें वो उठी हैं, तो एक कोहराम की कैफियत आप देख सकते हैं कि जो वार जोन है उसको आप एक टूरिज्म डेस्टिनेशन किस तरह बना सकते हैं। देखें पूरी दुनिया को वो कि वहाँ पर जी जो हिंदू है उनको बसाने का एक जो मंसूबा है कि ताकि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस है उसमें भी देखिए पूरी तरह वो नाकाम हुआ है। और ये भी आप देख सकते हैं कि अब वहाँ पर कोई बैनुल-अक़वामी सतह पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं देखी। हालिया बरसों में मोदी सरकार ने बड़े दावे किए कि जी अरबों डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, तो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो उस इलाके का रुख कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि अब तक की जो उनकी स्ट्रेटजी है वो बुरी तरह नाकाम हुई ये। लेकिन शाकिर सोलंकी साहब, इसी को बहाना बना के अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत कर रहा है, वहाँ पे मकानात वो मिस्मार कर रहा है मुसलमानों के, वहाँ पे हज़ारों मुसलमानों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। और फिर जहाँ जहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा भारत के अंदर पढ़ रहे हैं, तालिबात को हिरासा किया जा रहा है और उनकी कहानियाँ सामने आ रही हैं।
आज बिल्कुल इसी को बहाना बना के भारत जो है आज मकबूजा कश्मीर में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को तंग कर रहा है। ज़ाहिर है हज़ारों लोग अभी तक गिरफ़्तार कर चुका है। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हिरासत किया जा रहा है। तो भारत जुल्म की ज़ाहिर है जो पहले भी इंतहा कर चुका है, वो एक्चुअली चाह रहा है, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, उसका प्लान है कि भाई भारतीयों को, हिंदुओं को वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में आबाद किया जाए और मुसलमानों की आबादी को वहाँ से भगाया जाए, उनको तंग किया जाए या उनको तादाद कम की जाए ताकि अक़लियत में आ जाए मुसलमान और हिंदू जो हैं वहाँ पे अक्सरियत में हो जाएं। भारत की कोशिश यही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भारत इसमें कोशिश में कामयाब होगा। भारत की जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया था सलामती कौंसिल में करारदाद का, उसमें भी पाकिस्तान की कामयाबी ये थी कि भारत पहलगाम लिखवाना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर शामिल कराया है। तो वो इसलिए पहलगाम शामिल कराना चाह रहा था ताकि जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को हड़प कर सके, लेकिन उसमें नाकाम हुआ है। तो भारत जो है वो ज़ाहिर है जुल्म कर रहा है वहाँ पे, और वो कोशिश ये है उसकी कि हिंदुओं को वहाँ पे आबाद किया जाए। बिल्कुल ठीक है। जो हम पहले भी बात कर रहे थे बाबर फॉल्स फ्लैग के हवाले से, थोड़ा सा अगर हम देख लें कुछ वाक़यात की हमने बात की कि 2000 में चिट्टी सिंह पूरा कत्लेआम हुआ, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में एक तंजीम पे लगाया गया, लेकिन बाद में जनरल के.एस. गिल ने अपनी फ़ौज के मुलव्विस होने का उन्होंने इंकिशाफ किया। फिर अफजल गुरु की जो फांसी हुई उसमें भी सबूत नाकाफ़ी थे, ख़ुद भारतीय हुकूमत ने कहा। 2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, 800 फ़ौजी अपने मरवा दिए भारत ने, उसकी भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। 2007 में समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, असल मुजरिम जो था वो RSS और अभिनव निकले, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, कोई सबूत नहीं दिया गया। फिर पठानकोट वाला वाक़या हुआ, पुलवामा वाला हुआ, सबूत कोई नहीं है, बस फौरी इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो शायद इसी वजह से ये जो प्रोपेगेंडा है भारत का, वो आलमी बरादरी उसको अब बाय नहीं कर रही। बाय इसलिए नहीं कर रही कि भारत जितने आपने ये वाक़यात गिनवाए हैं उसमें वो एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि ये खुद करके फिर दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाना चाहता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा है कि हम इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं, UN के इदारे हैं या दूसरे सिक्योरिटी हैं जितनी की दुनिया की, उनको लेके आए, हम तावन करने को तैयार हैं। अगर हम इसमें मुलव्वस हों तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों कहें? तो इसलिए भारत ये करना इसलिए चाह रहा है कि जिस तरह उसका ये ख्याल है कि हम ये चीज़ें करके बहुत से ममालिक ख़ासकर US से, इसी तरह वेस्टर्न वर्ल्ड से हम ये बावर कराएं कि ये जो है टेररिस्ट कंट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त ये कह रही है, अगर सोशल मीडिया देख लें, आप प्रिंट मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, जो US का मीडिया उसको देख लें, यूरोप का मीडिया उसको देख लें, वो तमाम के तमाम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो बात की है, स्टेट ऑफिस ने पाकिस्तान ने जो बात की है वो बड़ी क्लियर है कि अगर कोई सबूत हैं तो आए मिलकर बैठे। लेकिन भारत इसको करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये खुद तमाम ड्रामा रचा के वो पता नहीं इसके लिए क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से सवालिया निशानात हैं, बहुत से उनके अपने मीडिया वाले सवालात पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे क्या मुहरकात हैं। लेकिन चूंकि अभी तक मुहरकात सामने नहीं आए, हो सकता है कि वहाँ का जो इंटरनल इलेक्शन है बिहार का, उसकी बात हो, या पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहा है जिसकी वजह से कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। लेकिन अभी तक तो ऐसे शवायद जो हैं वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन आप देखिएगा वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें जिस तरह पहले ड्रामे रचाए गए हैं, ये जो अभी पहलगाम वाला वाक़या है इसको भी ड्रामा ही कहा जाएगा। और उसके पीछे जितनी भी आप देखें साजिशें हैं, जितनी भी भारत की इंटेलिजेंस की नाकामियाँ हैं वो सामने आ जाएंगी। क्योंकि ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे तो आगे इनके मंदिर हैं, जाके जहाँ पे ये पूजा करते हैं, वहाँ से हो के तमाम लोग गुजरते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 9 लाख वहाँ पे भारतीय फ़ौज हो और वहाँ पर ये वाक़या हो जाए? और वहाँ तो देखें 9 लाख लोग नहीं होंगे जितनी उनकी सिक्योरिटी है वहाँ पर, क्योंकि तमाम चीज़ें तो आपने बंद की हैं, ना वहाँ पर कम्यूनिकेशन का सिस्टम है, ना इंटरनेट का सिस्टम है, ना कोई और तरह का सिस्टम है। तो ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि चिड़िया भी जो है पर नहीं मार सकती? तो वहाँ पे ये लोग कैसे चलेंगे और कैसे कर दिए? ये रॉ का एक एजेंडा था, उसको पाया तकमील पहुँचाने के लिए ये किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या बदकिस्मती कह लें या आप कह लें किस्मत है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम हो गया। और आप देखिएगा कि फ्यूचर में तमाम जितनी भी आप देखिएगा मीडिया है, इसी तरह सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं और जो दूसरे कंसर्न ममालिक हैं, वो ये इसको कहेंगे कि ये भारत की साजिश थी। बिल्कुल ये साजिश थी। और मलिक मंजूर साहब, स्टेट टेररिज्म तो भारत कर रहा है। आप देखें
गुरपतवंत सिंह को अमेरिका में उन्होंने कत्ल करने की साजिश की, फिर खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमाओं को कत्ल किया कनाडा के अंदर, और 5I जिसमें 5I इंटेलिजेंस जो बड़े 5 ममालिक हैं जिसके अंदर अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, उन्होंने सबूत दिए कि भारत इसमें मुलव्वस है, जिस पर ज़ाहिर है कनाडा और भारत के ताल्लुकात आज तक कशीदा हैं। पाकिस्तान के अंदर अब अगर हम देखते हैं कुलभूषण यादव की शक्ल में या BLA की शक्ल में या फितने ख़वारिज की शक्ल में जिस तरह से भारत अपने पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहा है, तो भारत तो ख़ुद स्टेट टेररिस्ट है। जी, एक रियासती सतह पे जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह मोदी की पूरी जो सियासत है वो मुस्लिम दुश्मनी के इर्द गिर्द और नफ़रत के इर्द गिर्द घूमती है, और उनका बुनियादी जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, वो भी इंतहा पसंदी पे ही मबनी है। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि उनकी जो बैन अवी सतह पर जो दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं वो पकड़े जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कनाडा की पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी क़यादत और दीगर और ममालिक में जिस तरह उन्होंने स्पॉन्सर किया इसको दहशतगर्दों को और वहाँ के अमन को ख़राब करने के हवाले से, तो एक तो उनका जो मसक़शुदा चेहरा है वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है बैन अवी सतह पर, और ये भारत की जो इंटेलिजेंस रहा है बदनाम ज़माना, उनकी शुरू से ये एक स्ट्रेटजी रही है। सिर्फ पाकिस्तान उस टारगेट नहीं है, जिस तरह बाबर साहब ने अभी जिक्र किया था कि नेपाल हो या सार्क के दीगर ममालिक हो, भूटान हो, इवन बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये मालदीव हो, इन ममालिक में भी आप देखें कि दहशतगर्दी की जो वाक़यात है उनमें भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू से पाई जाती है। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि बैन अवी सतह पर पाकिस्तान ने इस केस को बड़ा मौसर अंदाज में उठाया है, और ये अब पूरी दुनिया को बावर हो चुका है कि भारत जो है वो रियासती सतह पर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। क्योंकि पाकिस्तान में तो जितने भी बड़े बड़े वाक़यात हुए, आप देखें ये जाफ़र एक्सप्रेस का जिस तरह इनोसेंट लोगों पे हमला किया गया, उनको अगवा किया गया, और जिस तरह वहाँ खुशी का इज़हार किया गया मीडिया में रियासती सतह पर भारत में, तो उससे वाज़ह होता है कि जिस तरह उनकी प्लानिंग थी और जिस तरह दहशतगर्दों पे वो करोड़ों लाखों जो डॉलर हैं वो खर्च कर रहे हैं, और जो भागे हुए यहाँ से बलोच रहनुमा या दीगर लोग हैं वो भी उनके साथ राब्ते में। इस अंदाज में आप देखें ख़त्म हो रहा है। मलिक मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शाकिर सोलंकी साहब और बाबर गोरसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की जो गीदड़ भपकियाँ हैं उससे न तो पाकिस्तानी अवाम, न पाकिस्तान की फोर्सेस और न ही पाकिस्तान की हुकूमत वो खाइफ है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के तमाम अवाम जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं और इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर भारत ने कोई शरारत की तो उसे मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये था हमारी आज की ट्रांसमिशन। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।